ET न्यूज़ स्वदेश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। जून तिमाही हर मामले में बेहद खास रही। इसने ट्रंप का टैरिफ देखा, युद्ध की मार देखी, तो क्रूड का उतार चढ़ाव भी देखा। इन सब का कंपनियों के कामकाज पर कैसा असर हुआ, नतीजों के साथ ये बस पता लगने ही वाला है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो, जहां हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप नतीजों से पहले स्ट्रेटजी बना सकें। आपकी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद है पूरी रिसर्च टीम, जो अलग अलग सेक्टर का आउटलुक बताएगी और उन सेक्टर्स पर एक्सपर्ट कमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं Catapin.in के सीए तपन दोषी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो, रिजल्ट्स प्रीव्यू, Q1 की तैयारी पार्ट 2। तो नतीजों का सीजन बस शुरू होने ही वाला है और हम करा रहे हैं आपकी पूरी तैयारी। इसके पहले भी हमने एक शो किया है पार्ट 1 में, जिसमें हमने कई सारे बड़े सेक्टर, ऑटो हो गया, आईटी हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इनका हमने जायजा लिया था। और आज कुछ और सेक्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। मोटा मोटी 7 से 8 सेक्टर्स को कवर करेंगे और तपन जी से व्यू लेंगे कि उनको किन कंपनी में कहां पर नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और कहां पर लग रहा है कि थोड़ी सी निराशा रहेगी Q1 के नतीजों में, यानी कि जून तिमाही के नतीजों में। पूरी की पूरी टीम हमारे साथ तैयार है रिसर्च के साथ। और क्या ट्रिगर्स बनेंगे, कैसे नतीजे आएंगे अलग अलग सेक्टर के, ये जानेंगे। हमारे साथ शरद हैं जो कि बताएंगे कि केमिकल और फर्टिलाइजर के नतीजे कैसे आएंगे। स्नेही से जानेंगे कि रियल एस्टेट के नतीजे कैसे रहेंगे। कनिष्का बताएंगे कि कैपिटल गुड्स और पावर सेगमेंट में नतीजे कैसे रहेंगे। और अशेषा से जानेंगे मेटल्स और सीमेंट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या अनुमान है Q1 से। और वरुण बताएंगे कि फार्मा सेक्टर से किस तरह की उम्मीदें करके हम चल रहे हैं। लेकिन फटाफट एक कमेंट ले लेते हैं पहले तपन जी से। तपन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET न्यूज़ स्वदेश पर। तपन जी, एक सेक्टर आप बताइए जिस पर आपकी खास नजर रहने वाली है Q1 के नतीजों में। जी अभिषेक जी, देखो एक सेक्टर जो अभी मैं बात करना चाहूँ वो एक पावर सेक्टर है कि अगर आप देखें तो काफी टाइम से 2-3 महीने से वो चल नहीं रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कंजम्पशन बढ़ेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी चेंजेस धीरे धीरे आएंगे और उसमें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ भी अगर आप देखो ना तो जो जल्दी मानसून है तो उसके वजह से वहाँ प्रॉब्लम आया था, लेकिन कंपनीज काफी अच्छा कर रही है। उसमें खास करके मैं एक कंपनी का नाम देना चाहता हूँ, वो है टाटा पावर। टाटा पावर अगर आप देखें तो नो अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन नो अभी काफी टॉप से डाउन है। और उनका रूफ इंस्टॉलेशन में देखें तो सोलर इंस्टॉलेशन में नंबर 1 है। इवन अगर आप ईवी में भी इंस्टॉलेशन में ऑल्सो नंबर 1 है। और आगे जाके ऑलमोस्ट 25 गीगावाट का कह सकते ईवी में प्लान है इनका, सॉरी ग्रीन एनर्जी में प्लान है। और 2045 में वो काफी हद तक पूरा ग्रीन एनर्जी होंगे। तो टाटा पावर एक कंपनी है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस नेक्स्ट ये रिजल्ट में आई थिंक टाटा पावर का रिजल्ट ठीक ठाक ही रहेगा, तो वो एक फोकस में रह सकता है स्टॉक। टाटा पावर का के नतीजे फोकस में रहेंगे। पावर सेगमेंट अच्छा लग रहा है तपन जी को। और आगे तपन जी से पूछेंगे कि टाटा पावर के लिए टारगेट वो क्या देख रहे हैं। लेकिन जब तपन जी ने शुरुआत कर दी है पावर से, तो हम भी पावर से शुरुआत कर लेते हैं। कनिष्का हमारे साथ हैं बताने के लिए कि कैपिटल गुड्स के और पावर के नतीजे कैसे आएंगे। कनिष्का बताइए, क्या उम्मीदें हैं पावर सेक्टर को लेकर और कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स फोकस में इसलिए भी क्योंकि कैपेक्स की शुरुआत अच्छे से हो चुकी है। बताइए क्या उम्मीदें बन रही हैं। FY26 के पहले क्वार्टर में कैपिटल गुड्स सेक्टर के नतीजों में स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद है। रेवेन्यू, एबिटा और पैट तीनों में ही 12 से 14% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिल सकती है। कुछ बड़े नामों की अगर हम बात करें, L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस इंडिया, तो इनमें 12 से 15% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कैपिटल गुड सेक्टर को काफी सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से, फेवरेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस से, सरकार की मेक इन इंडिया, डिफेंस और रिन्यूएबल पॉलिसी से भी, और प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स ये भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते कैपिटल गुड्स एक कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहा है। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की, तो यहां पर ग्रोथ फ्लैट से माइल्डली पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। सेल्स में 8%, एबिटा में 5% और पैट में 11% तक की एक एग्रीगेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एनटीपीसी, टाटा पावर और पावर ग्रिड जैसे बड़े प्लेयर्स के नतीजे मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। इनमें एनटीपीसी पर पीएलएफ की गिरावट का दबाव हो सकता है। टाटा पावर का प्रॉफिट 30% से ज्यादा बढ़ सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के परफॉर्मेंस की वजह से। पावर ग्रिड से भी स्टेडी परफॉर्मेंस की उम्मीद है।
फैक्टर्स अगर हम देखें, पावर डिमांड लगभग 2% कम हुई है जून में ईयर ऑन ईयर। थर्मल पीएलएफ गिरकर 66.6% पर आ गया है, लेकिन रेन्यूएबल पावर उसका शेयर बढ़कर 17% हुआ है, जिससे आरई कंपनियों को फायदा मिल सकता है। तो नतीजों की चमक रेन्यूएबल एनर्जी कंपनियों और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाली कैपिटल गुड्स कंपनियों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो कंपनियां जिनकी ऑर्डर बुक मजबूत हैं और वो कंपनीज जो रिन्यूएबल पर फोकस अच्छे से बढ़ा रही हैं, उसमें टाटा पावर प्रमुख है। उसका कनिष्का ने नाम भी लिया। इन पर फोकस रहेगा पावर सेक्टर के नतीजों का। ये मतलब क्या उम्मीदें हैं, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण। कनिष्का ने कहा तपन जी कि टाटा पावर के मुनाफे में 32% की ग्रोथ संभव है, तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स देगी टाटा पावर, ऐसा अनुमान है। और आप भी कह रहे हैं टाटा पावर पसंद है आपको, तो फटाफट टारगेट भी बता दीजिए। जी, टाटा पावर का मेरा टारगेट 470 होगा यहां से। ठीक है, टाटा पावर होगा वो होगा 470 रुपए का। ये तपन जी का भरोसा इस कंपनी पर हम देख रहे हैं। पावर की बात बढ़ते हैं रियल एस्टेट पर, क्योंकि रियल एस्टेट फोकस में इसलिए भी है क्योंकि आरबीआई से रेट कट का तोहफा भी मिल गया है। और हमने देखा कि रियल एस्टेट शेयरों ने पैसे बना के दिए हैं, चाहे फ्रंट लाइनर्स हो, डीएलएफ, लोढ़ा, या फिर ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, या फिर जो टायर 2 वाली जो कंपनीज एक तरह से कह सकते हैं सेकंड लाइनअप वाली जो हैं, प्रेस्टीज हो गया, शोभा हो गया, उनमें भी पैसे बने हैं। तो जरा समझ लेते हैं कि किस तरह के नतीजे आएंगे। स्नेही पूरा विश्लेषण लेकर हमारे साथ हैं। स्नेही, बताइए क्या उम्मीद करें रियल एस्टेट कंपनी से? जी हाँ, बिल्कुल। रियल एस्टेट क्षेत्र से हमें क्वार्टर 1 में काफ़ी अच्छी उम्मीद है। अगर हम उसे प्रीवियस क्वार्टर से, पिछले गए क्वार्टर से की उसके साथ तुलना करें तो क्वार्टर 1 में इंक्रीज विजिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है रियल एस्टेट के आंकड़ों में, क्योंकि लॉन्चेस, जो नए लॉन्चेस है और कई कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स अभी भी जारी है, उन दोनों में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और उसके दम पर हेल्दी प्री सेल्स ग्रोथ या बुकिंग्स ग्रोथ जैसे हम उसे कहते हैं, वो हमें बहुत हेल्दी दिख रहा है क्वार्टर 1 में। सस्टेनेंस सेल्स के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी है कंपनी के पास, नए प्रोजेक्ट्स के अलावा भी जो इन्वेंटरी कंपनी के पास ऑलरेडी है, उसमें भी हमें बिकवाली दिखने को मिली है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है रियल एस्टेट के क्षेत्र में। और नए लॉन्चेस ने तो अच्छा परफॉर्म किया कुछ कंपनीज के लिए। ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करेंगे, अगर कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में बात करें, ऑफिसेस के बारे में, कमर्शियल के बारे में, तो ऑक्यूपेंसी ट्रेंड्स में हमें एक अपटिक देखने को मिला है। तो ये नंबर भी बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये भी कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करें तो लोधा, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा की उम्मीद है कि वो कहीं भी 25 से 62% के बीच में कहीं पे भी अपना ग्रोथ दिखाएंगे बुकिंग्स में। और जो नोटेबल प्लेयर्स है रियल एस्टेट के सेगमेंट में, जिन्होंने अच्छे लॉन्चेस देखे हैं क्वार्टर 1 में, वो है डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो प्री सेल्स का आंकड़ा इन 4 कंपनीज के लिए भी काफ़ी हेल्दी हो सकता है। तो ये है रियल एस्टेट के लिए हमारा क्वार्टर 1 का आउटलुक। पिछले गए क्वार्टर से हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, तो उम्मीदें ठीक ठाक हैं इस क्वार्टर से। तपन जी, आप बताइए, आप कैसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? और किसी को अगर थोड़ा सा पहले से प्रीएम्प्ट करके कोई शेयर चुनना हो अगर, तो आपके रडार पर कौन सा शेयर रहेगा? देखिए, वैल्यूएशन वाइज मुझे यहाँ, जैसे इन्होंने भी बताया कि मैक्रोटेक डेवलपर लोडा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से। अगर आप प्री सेल्स भी देखो, ऑलमोस्ट 10% का जंप था, 4,500 करोड़ का प्री सेल्स है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी क्वार्टर 4 का अच्छा ही रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑपरेशनली एक्सेलेंस काफी अच्छा है वहाँ, और मार्जिन भी उनका अच्छा रहा है। अगर आप देखो, मार्जिन में थोड़ा इंक्रीमेंटल हो रहा है। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि काफी हद तक यहाँ से उनके जो ऑर्डर बुक है, सॉरी, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो काफी बड़े हैं। और अगर देखें तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में आई थिंक 30,000 to 40,000 करोड़ का वो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, मैक्रोटेक डेवलपर एक अच्छा बेट होगा फॉर दिस सीजन, और उसका टारगेट होगा 1625। ठीक है, 1625 ये लक्ष्य है मैक्रोटेक के लिए 12 महीने की अवधि से एक बढ़िया पिकअप के लिए। एक काम करते हैं, अब हमने जब रियल एस्टेट की बात की तो लगे हाथ रियल एस्टेट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसकी बातचीत कर लेते हैं, यानी कि मेटल और सीमेंट। और इन दोनों सेगमेंट के प्रीव्यूज या फिर यूँ कहें कि अनुमान बताने के लिए कि कैसी उम्मीदें हैं, आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए, मेटल थोड़ा सिक्लिकल होता है, ग्लोबल लिंकेज भी है, और अगर हम सीमेंट की बात करें तो Q1 थोड़ा सा सुस्त वैसे रहता है हिस्टोरिकली अगर देखें तो। क्या उम्मीदें हैं इस बार से?
बिल्कुल, सबसे पहले मेटल सेक्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स में कमज़ोरी दिखाई दे सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पर फेरस और नॉन फेरस कंपनियों में। याद रखें, मॉनसून इस साल मई के महीने में आ गया, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर कमज़ोरी दिखी और इसी के चलते फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के डिमांड पर कमज़ोरी दिखेगी। लेकिन इसके अलावा स्टील प्राइसेस की बात करें तो याद रखें, गवर्नमेंट ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई थी, जिसके चलते करीब 4 से 5% का सीक्वेंशियल बेसिस का स्टील प्राइस अपमूव इस तिमाही में दिखा और इसी की वजह से नेट रियलाइजेशंस भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नॉन फेरस कंपनीज की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके प्राइसेस में 2 से 6% की कमजोरी दिखी, जिसके चलते रियलाइजेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ सकता है। मेटल कंपनियों के अलावा सीमेंट कंपनियों पर भी नजर डालते हैं। याद रखें, सीमेंट के प्राइसेस अप्रैल और मई के महीने में करीब 4 से 5% तक बढ़े थे सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस में अपटिक दिखेगा। लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो सालाना आधार पर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो हाँ, सीमेंट कंपनियों के रियलाइजेशंस में अपटिक नजर आ सकता है और मेटल कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर मॉनसून के चलते वॉल्यूम्स पर थोड़ा सा असर दिखेगा। ठीक है, मेटल हो या फिर सीमेंट हो, दोनों के लिए अर्ली मॉनसून थोड़ा सा हम देखने की नेगेटिव है। और वैसे भी देखने को मिलता है कि Q1 अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है सीमेंट वाली कंपनीज के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है इस तिमाही के दौरान। तपन जी, फिर भी अगर सीमेंट में अगर आपसे पूछें तो इस पर तो मैंने देखा है कि 10 में से 9 लिस्ट कहते हैं कि नहीं, मुझे अल्ट्राटेक ही पसंद है क्योंकि लीडरशिप है, उनके पास वॉल्यूम प्ले भी है। आप बताइए, आपकी पसंद कौन सा शेयर है? जी अभिषेक जी, आपने बट ऑब्वियस बोल दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट ही है मेरा भी चॉइस। क्योंकि देखिए, जिन तरह का उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहे, जिस तरह से एग्जीक्यूशन है, अगर आप देखो नया प्लांट भी वो कमीशन करे 1.8 MTPA का, और यहाँ से वो कैपेसिटी काफी बढ़ा भी रहे अपनी। और उन्होंने इंडिया कहते हैं इंडिया सीमेंट में जो 7% स्टेक था वो कंप्लीट भी हो गया है। और अगर आप देखो, नॉर्मली ये सीजन जो होता है ना सीमेंट कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार सीमेंट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप देखो स्टॉक अच्छा ही कर रहे हैं और आगे जाके काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, रियल एस्टेट भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया और उनके जो भी गाइडेंस है वो पूरा भी किया है, तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छा बैट होगा यहाँ से। और उनका उसका टारगेट होगा मेरे एंड से 14,200। ठीक है, तो ये सीमेंट को लेकर स्ट्रेटजी होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट 14,200 12 महीने की अवधि के लिए आपके लिए टारगेट सुझा रहे हैं तपन जी। मेटल वाला भी आप अपनी पसंद बता ही दीजिए तपन जी, मेटल में क्या पसंद है आपको? देखिए, आज सुबह बात हुई ट्रम्प ने कॉपर पे टैरिफ लगाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब जो 200% वो सब रहता नहीं है, आपको भी पता है। तो यहाँ मेरा एक जो हमेशा फेवरेट रहा है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को एल्यूमिनियम में ऑफकोर्स आप इबिटा देखो तो 79% से बढ़ा था, और डाउनस्ट्रीम इबिटा पर ऑलमोस्ट 52% से ईयर ऑन बढ़ा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आगे जाके इबिटा अच्छा ही रहेगा। कॉपर ऑफकोर्स कुछ सेल्स उनका यूएस में हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो एडजस्ट कर लेंगे प्राइसिंग के साथ। और आगे जाके भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ना, कि वो बोल रहे कि ऑपरेशन रिसिलियंस के वजह से ना वो काफी हद तक ना अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। तो मुझे यहाँ हिंडाल्को अच्छा लग रहा है, और हिंडाल्को का टारगेट एक साल के लिए मेरा होगा जस्ट मिनट 770। 770 हिंडाल्को, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी। ठीक है, तो मेटल में या फिर सीमेंट में, दोनों आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनीज पर भरोसा है तपन जी को, और आपके लिए व्यू और ये लक्ष्य भी आपके सामने। एक और सेगमेंट जिनमें हमने देखा कि प्रदर्शन अच्छा रहा है, अगर हम पिछले इस साल की भी अगर बात करें तो केमिकल ने और फर्टिलाइजर ने, दोनों ने परफॉर्मेंस सॉलिड दी है। मॉनसून भी चल रहा है, फर्टिलाइजर की डिमांड वैसे भी बढ़ी हुई होगी, और ये तिमाही अच्छी साबित होती है। शरद के पास है पूरी की पूरी रिसर्च की क्या उम्मीदें हैं, कैसे नतीजे आएंगे जून तिमाही के। शरद बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र केमिकल स्पेस पे अगर हम नज़र डालें तो फर्टिलाइज़र स्पेस में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है, खासकर कि जो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल प्लेयर्स हैं उनको लेके, क्योंकि जो मॉनसून आया है वो पूरी तरह भारत को कवरेज की हुई है। और हमने जो है ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर में देखा था कि एक अच्छी बाइंग मोमेंटम जो है
आपको एग्रोकेमिकल स्टॉक्स खास करके डोमेस्टिक फेसिंग में देखने मिली थी। लेकिन अगर स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले ट्रेंड्स देखने मिल रहे हैं। कुछ सेगमेंट्स में, स्पेशलिटी सेगमेंट में एक अच्छा रिकवरी अंडरवे है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स, खास करके ग्लोबल कस्टमर्स अभी भी फेंस में बैठे हैं कि किस तरह वो अपना गाइडेंस वो बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। तो उस पर भी कुछ सवाल ज़रूर उठते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ जो है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अभी भी इम्पैक्ट करके रखे हैं। तो उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेंट गैस वाले जो कंपनीज़ हैं उनको बेनिफिट जो है फ्लोरिनेटर से और भी आते रहेगा, जैसे कि SRF हुआ, नवीन फ्लोराइन हुआ, इस पर आप नज़र ज़रूर रखें। लेकिन याद रखिए जो कमोडिटी केमिकल की प्राइसेस है वो अभी भी जो है वॉलेटिलिटी बहुत देख रही है, और इसके कारण जो बेसिक फीड स्टॉक्स है उसका जो है मार्जिन्स में इम्पैक्ट कंपनी में पड़ सकता है। एक डिसेंट ग्रोथ, हाई डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एग्रोकेमिकल प्लेयर्स के लिए जो है एक्सपेक्टेड है, और PI इंडस्ट्रीज, SRF, नवीन फ्लोराइन और दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से इस सेगमेंट से तपन जी आप जरा बताइए कि एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर और एक और खेमा है हमारे फोकस में। आपने चूंकि ट्रम्प के टैरिफ का जिक्र किया तो फार्मा का भी जिक्र कर लेते हैं, आगे ये भी समझ लेंगे कि उसके नतीजे आएंगे कैसे। तो कौन कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है और आपको कैसी लग रही थी माएंगे? पेट्रोकेमिकल में मैं यहाँ दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स की बात करूंगा। उनका अगर आप देखो Q4 भी बहुत ही अच्छा रहा था। ऑलमोस्ट नो ये कह सकते हैं 28% ईयर ऑन जंप था, और जो उनका टर्नओवर है ना ऑलमोस्ट नो 10,000 करोड़ पहुंच गए, क्रॉस भी हो गया। और ये जो जिस तरह से मानसून रहा है, आई थिंक डिमांड भी बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट इबिटा 50% से जंप हुआ है, और यहाँ से भी इबिटा की इंप्रूवमेंट में काफी है स्कोप। बल्क फर्टिलाइजर खास करके आप देखो ना तो 70% जंप हुआ है सेल्स। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से डिमांड अभी एग्रोकेमिकल्स में है, और मुझे लग रहा है ये थोड़ी तेजी रहेगी। तो यहाँ मुझे दीपक फर्टिलाइजर अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मुझे यहाँ अभी भी स्कोप लग रहा है। तो दीपक फर्टिलाइजर मेरी चॉइस होगी, अराउंड 1800 का टारगेट होगा साल का। 1600 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, 800 रुपए के टारगेट हैं, और 20-22 के पी पर ये ट्रेड कर रही है कंपनी दीपक फर्टिलाइजर। 12 महीने के लिए टारगेट है। फार्मा में क्या पसंद है तपन जी? फार्मा में मेरी पसंद सिप्ला होगी। ऑफ कोर्स ट्रम्प बोल रहे कि 200% टैरिफ लगेगा, मुझे लगता नहीं है। लेकिन सिप्ला अगर आप देखो ना जिस तरह से उनका सेल्स रहा है US में बहुत ही अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई है। अगर आप दूसरी सब कंट्रीज की भी बात करो, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, वहां भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और यहाँ से भी सिप्ला अपने एबिटा मार्जिन बढ़ा रही है। अगर पहले 1% से बढ़ा है 23.5 था, अभी 24.5 पे जा रही है। और उन्होंने बताया कि आगे जाके उनके पाइपलाइन भी काफी सारे नए पेटेंट्स आ रहे हैं। तो सिप्ला भी एक अदर चॉइस होगी जो उसका टारगेट होगा अराउंड 1720। 1720 के टारगेट 12 महीने की अवधि के लिए। और बिल्कुल सही बात है, ये 200% टैरिफ की बात करना आसान है, लगाना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की भी निर्भरता भारत पर है। तो इतना इजी नहीं होने वाला है, और लोग थोड़े डिस्काउंट करना शुरू कर चुके हैं ट्रंप की बातों को और ट्रंप की धमकियों को। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझेंगे कि फार्मा को लेकर उम्मीदें क्या हैं। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं, और वरुण से समझेंगे कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। तो बारीकी से एनालिसिस करेंगे। तपन जी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रिजल्ट्स प्रीव्यू Q1 की तैयारी पार्ट 2 में। और अब बात करेंगे फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर, क्योंकि ये जो सेक्टर है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, और हमने टैरिफ के मोर्चे पर बहुत कुछ सुना है। धमकियां ज्यादा रही हैं, एक्चुअल एक्शन ट्रंप की तरफ से कम रहे हैं। लेकिन लगातार हमने देखा कि काफी वोलेटाइल रहा है पूरा का पूरा क्वार्टर, अप्रैल से लेकर जून तक का। नतीजे कैसे आएंगे ये बता रहे हैं वरुण। वरुण बताइए क्या उम्मीदें हैं? देखिए, फार्मा सेक्टर से अगर आप देखेंगे तो मिले जुले प्रदर्शन का अनुमान हम लगा रहे हैं। ठीक ठाक रहेंगे नतीजे, कोई ख़राब नहीं रहेंगे, कोई ज़्यादा तोड़फोड़ भी नहीं रहने वाले हैं। अब हमारा अनुमान है कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है आपको साल दर साल देखने मिलेगी। हालांकि लो डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो फार्मा सेक्टर क्लॉक करेगा। करीब 11% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। और तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो फ्लैट रहने वाली है। US के कारोबार पर नज़र रखेगा। रेवेन्यू लिमिट की जो सेल्स है उसमें थोड़ा अपटिक पिछले क्वार्टर में देखने मिला था। इस बार भी मान रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही आपको यहाँ पे करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिल सकती है। लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो ओवरऑल US का जो जनरिक बाकी कारोबार है वहाँ करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान जो है वो लगा के चल रहे हैं। नो डाउट जो इंडियन फार्मा मार्केट है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खासकर काफ़ी सारी कंपनियों में सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखने मिली थी अप्रैल से लेकर मई में खासकर।
तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको भारतीय कारोबार पे देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी स्ट्रीट पे कुछ हद तक एनालिस्ट डिवाइडेड है, कुछ कह रहे हैं कि शायद आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिले, कुछ ये मान के चल रहे हैं कि शायद भारतीय कारोबार में फिर से आपको एक बार डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, एपीआई और सीडीएमओ कारोबार जो है वो कंपनियों का काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो खासकर डीवीज जैसी कंपनियां जो है वहाँ पे आप खासकर नज़र रखिएगा। जहाँ तक हॉस्पिटल सेगमेंट की बात है, वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि साल दर साल करीब 15 से 17% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और तिमाही दर तिमाही करीब 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। जो नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं और आरपॉप में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका थोड़ा बहुत असर जो है वो आपको हॉस्पिटल कारोबार पर भी देखने मिल सकता है। फार्मा को लेकर ये उम्मीद, और तपन जी से हमने पूछ ही लिया था कि कौन सा शेयर आपके फार्मा में फोकस पे रहना चाहिए। उन्होंने सिप्ला का नाम लिया था, 1600 रुपये के आसपास के प्राइसेस से 1800 रुपये की टारगेट आपके लिए बनते हुए 1720 के टारगेट आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे 12 महीने की अवधि में। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। वरुण आपका बहुत शुक्रिया, शरद आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीषा, स्नेही का भी हम और कनिष्का का भी शुक्रिया करेंगे ये बहुत ही अच्छी रिसर्च लेकर आने के लिए, और जो दर्शक हैं जो Q1 नतीजों को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। तपन जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से अपने व्यूज़ रखने के लिए और अपनी पसंद के शेयर भी बताने के लिए नतीजों से पहले। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन अगर आपने Q1 नतीजों की तैयारी पार्ट 1 अगर आपने मिस किया है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, वहां पर आपको ये शो मिलेगा और उसको देख के आप कंप्लीटली अपनी तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। नमस्कार।